हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर। मैं आपका मैथ्स मेंटर पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेवल 1 के बारे में। ठीक है, तो आज के सेशन में कुछ अच्छे सवाल होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कैसे इन सवालों को हम आसानी से कर सकते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, सवाल को पढ़ेंगे अच्छे से। Arun's project report consists of 25 pages, each of 60 lines with 75 characters on each line. In case the number of line is reduced to 55, but the number of character is increased to 90 per lines, what is the percentage change in the number of pages? ठीक है, तो यहां पर आपको बताया गया है कि अरुण है, उसने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, उसमें 25 पन्ने हैं और हर एक पन्ने में जो लाइन है वो 60 लाइन है और उसमें जो करेक्टर्स हैं वो 75 करेक्टर्स हैं। अब कुछ चेंजेस करने के लिए वो बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो रिड्यूस्ड करके 55 हो जाए, पहले कितनी थी 60 थी, और जो नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं वो इंक्रीज करके 90 हो जाए, पहले कितना था 75 है, तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पेजेस में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो कंटेंट है वो क्या सेम रहेगा, है ना, क्या वो सेम रहेगा। ठीक है, समझते हैं कि अगर यार यहां पर 25 पन्ने आपके अभी तक लग रहे थे, तो अगर आप यहां पर नंबर ऑफ लाइन को रिड्यूस कर रहे हो बट करेक्टर को इंक्रीज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पेजेस पे असर तो पड़ेगा, है ना, पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं यहां पर, तो हमने यहां पर लिखा सर 25 पेजेस हैं, फिर 60 लाइन है हर एक पेज पर और उस पर 75 करेक्टर्स हैं। एक चीज, अब ये जो है इसमें क्या कर रहे हैं कि हम नंबर ऑफ लाइन को रिड्यूस कर रहे हैं और नंबर ऑफ पेजेस के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमने मान लिया कि नंबर ऑफ पेजेस p होंगे और उसमें नंबर ऑफ लाइन जो रिड्यूस हो गया वो 55 हो गए, रिड्यूस होके 55 हो गए, 2 लिखा है यहाँ पर, और जो नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं वो इंक्रीज होके अब 90 हो गए। ठीक है, ये इतना हो गया। तो अब यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने पे क्या क्या मिलने वाला है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं p की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी 25 इंटू 60 इंटू 75 और नीचे यहां पर क्या आ जाएगा 55 और ये आ जाएगा आपका 90। ठीक है, अब थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो 30 से ये 2 बार जाएगा और 30 से ये 3 बार जाएगा, 3 से ये आपका 25 बार जाएगा। ठीक है, और 5 से ये 5 बार जाएगा, 5 से ये 11 बार जाएगा। ठीक है, तो नीचे तो सिर्फ 11 बच रहा है, ऊपर क्या बच रहा है 125 और उसका दुगना करेंगे तो 250। ठीक है, तो 250 अपॉन 11 और इसको अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 242 प्लस 8, तो ये आ जाएगा आपका। अब ये क्या आ रहा है सर, नंबर ऑफ पेजेस के बारे में जानकारी आ रही है, तो नंबर ऑफ पेजेस कभी ऐसे तो हो नहीं सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। तो इनिशियली जो नंबर ऑफ पेजेस लग रहे थे वो 25 लग रहे थे, अब जो लग रहे हैं वो 23 लग रहे हैं, तो यहाँ पर कमी आई है। कितने पेजेस की कमी आई है, 2 पेजेस की। कहाँ से आई है, 25 से इंटू 100 करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 8%, तो ये 8% का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो 8% का डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा सी ऑप्शन, है ना, थर्ड ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। देखो इसको एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब आपसे बोला है ए वेंडर सेल्स 60% ऑफ एप्पल्स ही हैड एंड थ्रोज अवे 15% ऑफ द रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट डे ही सेल्स 50% ऑफ द रिमेनिंग एंड थ्रोज अवे द रेस्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज एप्पल डज द वेंडर थ्रो। तो एक वेंडर है, एक फल विक्रेता है ना, जो कि अपने पास जितने भी सेब हैं उसमें से 60% वो बेचने के बाद जो भी बचता है उसका 15% वो फेंक देता है। ठीक है, फेंक देता है 15%। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या करता है, उसके बाद जितना भी बचा है उसका 50% जो है वो सेल करने के बाद जो भी बाकी बचता है उसको जो है वो फेंक देता है। तो आपसे बोल रहा है कि भैया उसने कुल जितने भी सेब थे उसका कितना प्रतिशत जो है वो फेंका है।
ठीक है। सवाल का मतलब आप समझ गए होंगे भैया कि जितने भी मेरे पास एप्पल हैं, मैं फल विक्रेता हूं, मान लो मेरे पास जितने भी एप्पल हैं उसमें से पहले मैंने 60% क्या किया, बेचा, जो बचा उसका 15% फेंका। ठीक है, अब जो बचा नेक्स्ट डे में जाऊंगा उसका 50% बेचूंगा, जो बचेगा उसको फेंक दूंगा। अब ओवरऑल मैंने, मेरे पास जितने सेब थे उसका कितना प्रतिशत फेंका है ये पूछ रहा है आपसे। ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं कि मेरे पास में 100 एप्पल हैं, मैंने 60% पहले तो बेच दिया, यानी कि 60 एप्पल बेच दिए, तो मेरे पास बचे कितने, 40। इस 40 का 15%, इस 40 का 15% यानी कि 6, ये मैंने फेंक दिया। ठीक है, तो अब बचा कितना, अब बचा मेरे पास 34। अब नेक्स्ट डे मैं इसका 50%, इसका 50% जो होगा वो कितना होगा, 17, ये मैंने बेचा और बाकी जो बच गया उसको मैंने क्या किया, फेंक दिया। तो मैंने फेंका कितना, 17 और 6, 23 मैंने फेंक दिया। आउट ऑफ कितना सर, मेरे पास कितने सेब थे, 100, तो यहाँ पर 23/100 इंटू 100 करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 23%। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है, 23। ठीक है, इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है, 23। ठीक है, परसेंटेज में पूछा है तो आपका आंसर कितना आएगा, 23% आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, एक बार अच्छे से देखो। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल पे आते हैं। द प्राइस ऑफ ए कार इज ₹3,25,000. It was insured up to 85% of its price. The car was damaged completely in an accident and the insurance company paid 90% of the insurance. What was the difference between the price of the car and the amount received? अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई कार खरीदी, उसकी कीमत है 3,25,000, मैंने उसका इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस कंपनी ने उसका जो भी कीमत थी उसका सिर्फ 85% तक ही उन्होंने इंश्योरेंस दिया। ठीक है, यानी कि अगर कार को कुछ भी होगा तो मुझे उस कार की कीमत का 85% मिलेगा। ठीक है, अच्छा, बट एक्चुअली में दुर्घटनाग्रस्त हो गई गाड़ी, बहुत बुरी कंडीशन हो गई और कंपनी ने उसका जो इंश्योरेंस था उसका केवल 90% दिया। अब यहां पर कुछ कुछ बच्चों को लगता है कि अच्छा 85% का इंश्योरेंस किया था और दे दिया 90%, अरे ज्यादा नहीं दिया, कम दिया है। कैसे, अरे भैया कोई अमाउंट था, उसका 85% जो था वो इंश्योरेंस हुआ था। अब ये जो अमाउंट है ना, ये अपने आप में 100% है, आपको इस अमाउंट का कितना दिया है, 90% दिया है। अच्छा, मतलब कम दिया आपको, हाँ कम दिया है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि एक्चुअली कार की जो कीमत है और जो आपको अमाउंट मिला है इंश्योरेंस कंपनी से, उसका डिफरेंस कितना है, उसका डिफरेंस आपसे यहां पर पूछ रहा है। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको ये समझना है कि भैया मेरी कार जो है वो 3,25,000 रुपए की है, 3,25,000 रुपए की है। ठीक है, अब इसका मैंने इंश्योरेंस कितना करवाया था सर, मैंने 85% का इसका इंश्योरेंस करवाया था, इतना अमाउंट मुझे मिलना चाहिए था, बट कंपनी ने मुझे इसका कितना दिया, इसका 90% दिया, तो इसका 90% हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये अमाउंट मुझे मिला होगा, ये अमाउंट मुझे मिला होगा और कार की जो कीमत थी वो कितनी थी, 3,25,000, 3,25,000। तो बोल रहा है कि कार की जो कीमत है और जो अमाउंट आपको मिला है उसका क्या निकाल दो, उसका डिफरेंस निकाल दो, उसका क्या निकाल दो, उसका डिफरेंस निकाल दो। यही पूछा है आपसे। ठीक है, तो अगर हम यहां पर 3,25,000 यहां पर अलग कर लें, ठीक है, तो यहां पर बचेगा 1 माइनस 85, यहां से अपन एक 0 कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 85 इंटू 9 और यहां पर हो जाएगा आपके पास कितना, 1000। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें तो ये 1000 इसका एलसीएम आ जाएगा, है ना, 1000 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, 325,000 और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1000 माइनस 85 इंटू 9, तो 85 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 5 45, 72 और ये 76, 765 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में 1000 माइनस 765 और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में 1000। तो अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर क्या होने वाला है कि ये 3 0 यहां से कैंसिल हो जाएंगे आपके, यहां पर इसका जो डिफरेंस आएगा 325 इंटू ये आ जाएगा आपका 235। अब यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, तो जो भी आंसर होगा उसके यूनिट प्लेस पर भी क्या होगा, 5 होगा। अब मैंने देख लिया था पहले ही कि सारे ऑप्शन में
यहाँ पर 0 0 दिया, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पर 5 दिया, तो मेरा आंसर यही होगा। मैं क्यों इतनी मेहनत करूँगा, बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 325 इंटू 235 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? ठीक है, आसान है, ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक बार अच्छे से देख लो इसको। चलिए, अब आपसे क्या बोल रहा है? इफ सैलरी ऑफ ए इज सक्सेसिवली इंक्रीज्ड बाय 18 2 by 11% एंड 15 5 by 13%, द रिजल्ट इज सेम व्हेन बीज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 25%। इफ बीज इनिशियल इनकम वाज 24,000, फाइंड एज इनिशियल सैलरी। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 18 2 by 11, 18 2 by 11% का जो मतलब होता है वो 2 by 11 होता है। ठीक है, और 15 5 by 13, 15 5 by 13% का जो मतलब होता है वो 2 by 13 होता है। ठीक है, और आपने क्या किया है? आपने इंक्रीज किया है, आपने इंक्रीज किया है किसकी सैलरी को? ए की सैलरी को इंक्रीज किया है। तो अगर हम ए की बात करें, यहां पर ए की बात करें, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि इसके हिसाब से उसकी सैलरी अगर पहले 11 होगी तो आपने उसको 2 से इंक्रीज कर दिया, तो इनिशियल और यहां पर लिखा फाइनल, तो उसकी सैलरी अगर पहले 11 होगी तो अब कितनी हो गई होगी? 13 हो गई होगी इसके हिसाब से। अब इसके हिसाब से बात करें तो उसकी सैलरी अगर पहले 13 होगी तो अब आपने 13 होगी तो अब आपने उसको 2 से इंक्रीज कर दिया, तो 13 से ये हो गया 15। अब दोनों का इफेक्ट देखना है, सक्सेसिवली इंक्रीज किया है, दोनों का इफेक्ट देखना, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, यहां लिखना है और इसका हम रेशियो ले लेंगे। अब हमने देखा कि इनमें आमने सामने कोई चीज अगर सेम है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमने यहां पर देखा कि यहां से ये 13 और ये 13 कैंसिल होगा, तो ये 11 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। तो ये इनिशियल और फाइनल सैलरी किसकी आ गई? ए की आ गई। अब हम बात करते हैं बी की। तो बी की जो सैलरी है वो 25% से इंक्रीज की गई है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि उसकी इनिशियल सैलरी अगर 4 होगी तो आपने उसको 1 से बढ़ा दिया, तो कितनी हो गई? 5 हो गई। अब सवाल में एक कंडीशन दी गई है कि ए की सैलरी को जब इतने और इतने प्रतिशत से बढ़ाया जाता है तो रिजल्ट वही आता है जो बी की सैलरी को 25% से बढ़ाने पर आता है, यानी कि दोनों की जो फाइनल वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो मैंने देखा यहां पर फाइनल वैल्यू कितनी है? 15, और यहां पर फाइनल वैल्यू कितनी है? 5 है। तो इस 5 को 15 बनाना पड़ेगा। तो इस 5 को जब आप 15 बनाओगे तो कैसे बनाओगे? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 12। ठीक है, तो अब बी की इनिशियल और फाइनल सैलरी हमारे पास आ चुकी है, ए की फाइनल और इनिशियल सैलरी हमारे पास आ चुकी है। हमें अब ये पता है कि बी की जो इनिशियल सैलरी है वो 24,000 है, यानी कि ये जो 12 है, ये 12 किसके बराबर है? ये 24,000 के बराबर है। ये जो 12 है ये किसके बराबर है भाई? ये 24,000 के बराबर है। तो ये अगर 12 आपका 24,000 के बराबर है तो आपसे बोल रहा है कि ए की इनिशियल सैलरी यानी कि 11 की वैल्यू बता दो। तो मैंने कहा 12 की वैल्यू अगर 24 हो, 11 की वैल्यू कितनी होगी? 22 होगी, यानी कि ए की जो सैलरी होगी इनिशियल सैलरी वो कितनी होगी? 22,000 होगी। ठीक है, ए की इनिशियल सैलरी कितनी होगी? 22,000 होगी। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। देखो इसको एक बार अच्छे से। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बोल रहे हैं इन ए सिटी 21% ऑफ द मेन आर मैरिड एंड 14% ऑफ वुमेन आर मैरिड। कंसिडर दैट नोबडी इज मैरिड मोर देन वंस। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज मैरिड? ठीक है, तो यहां पर आपके पास में एक शहर में पुरुष है, महिलाएं हैं। पुरुषों में जो भी संख्या है उसका 21% जो है वो शादीशुदा है, और महिलाओं की जो भी संख्या है उसमें से जो 14% है वो शादीशुदा है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग शादीशुदा हैं, ये पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप ये बोल सकते हो कि सर मैन जो है वो एम है और जो वुमेन है वो मान लेते हैं डब्ल्यू है। तो मैन का 21% जो है वो मैरिड है और वुमेन का 14% जो है वो मैरिड है, और किसी ने भी एक से ज्यादा बार शादी नहीं की है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जितने पुरुष होंगे उतनी ही यहां पर महिलाएं होंगी, है ना। तो यानी कि ये बराबर होंगे आपस में। तो यहां पर m/w का जो रेशियो आएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो ये 14/21 आएगा, 7 2 7 3।
ये आ चुका, ठीक है सर। तो आपने देखा कि मेन और वुमेन का जो रेशियो है वो 2:3 है, यानी कि अगर 2 पुरुष होंगे तो 3 महिलाएं होंगी, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं, अब यहां पर हम समझते हैं कि यार अगर हम मान लेते हैं कि 2 पुरुष हैं और 3 महिलाएं, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया, तो मेन में कितने परसेंट जो थे वो शादीशुदा थे, मतलब 21%। तो इस 2 का अगर मैं 21% निकालूंगा, इस 2 का 21% कितना आएगा, 0.42, कितना आएगा, 0.42। और ये जो वैल्यू आएगी इतनी ही महिलाओं की वैल्यू भी होगी, यानी कि 0.42 महिलाएं भी क्या होंगी, शादीशुदा होंगी। आप चाहो तो देख लो, 3 का कितना निकालना है आपको, 14% निकालना है, तो 3 × 14/100 करोगे तो 0.42 आएगा। तो इतने पुरुष इतनी महिलाएं शादीशुदा हैं, यानी कि टोटल इतने लोग शादीशुदा हैं, हाँ या ना। अच्छा, टोटल लोग हैं कितने, मैंने कहा 2 और 3 5 हो गए, 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए, इंटू 100 कर दो, तो टोटल पॉपुलेशन का कितने लोग या कितने प्रतिशत शादीशुदा ये पूछ रहा था, ये आपने यहां पर निकालना है। तो यहां पर आप लिखोगे 0.84 अपॉन यहां पर कितना हो जाएगा 5 × 100 करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आपका 16.8%, 16.8%। ये आपके सवाल का सही जवाब आ जाएगा, ठीक है, ये आपके सवाल का सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक बार अच्छे से देख लो इसको, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं। इन ए क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स एंड 4 टीचर्स, each students got sweets that are 20% of the total number of student and each teacher got sweets that are 40% of the total number of students. How many sweets were there? अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक क्लास में 65 स्टूडेंट हैं और 4 टीचर्स हैं, सभी को हमने स्वीट्स देना है। स्वीट्स की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। हर एक स्टूडेंट को जो स्वीट्स मिल रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 20% के बराबर है। हर एक टीचर को जो स्वीट्स मिल रहे हैं उसकी जो संख्या है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 40% के बराबर है। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितने हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे यार, हमारे पास में 65 तो स्टूडेंट है, इन 65 स्टूडेंट्स को जो हम स्वीट्स दे रहे हैं ना वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 20% के बराबर है। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब एक स्टूडेंट को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 20% स्वीट मिलेगा, तो ये एक स्टूडेंट को मिलेगा, तो 65 स्टूडेंट को कितना मिलेगा, इंटू 65 कर दिया, ठीक है सर। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास में 4 टीचर हैं और इन चारों टीचरों को जो भी स्वीट्स मिलेंगे वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 40% के बराबर मिलेंगे। 40% कितना होता है आपका, 2/5 होता है। तो मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 40% निकालेंगे, ये वैल्यू जो आएगी स्वीट्स की ये हर एक टीचर को मिलेगा। टीचर हैं कितने, 4 टीचर हैं। तो अब आप इसको जोड़ लोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स आ जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है ये 13 है, तो ये आ जाएगा 65 × 13, और ये जो वैल्यू है ये भी 13 है, तो ये आ जाएगा 8 × 13, 8 × 13। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 65 और 8 कितना हो जाएगा आपका 73, तो 73 × 13 करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में कितना है, 9 है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में कितना है, 9 है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो वही वाला आंसर होगा, क्योंकि 3 3 कितना होता है, 9 होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 949, ठीक है। हालांकि 949 एक बार चेक कर लेते हैं, 73 और 13, ठीक है ना। 73 × 13, तो 73 × 10 करेंगे तो 730 हो जाएगा, और ये 3 3 9 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, तो ये 949, ठीक है, ठीक है। चलिए चेक भी कर लिया अपन ने, ठीक है। बाकी आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब आपके पास सवाल आ गया, इन ए ट्रायंगल बेस इज इंक्रीज्ड बाय 32% एंड करस्पॉन्डिंग हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 18 2/11%,
area of triangle is increased by 324 square centimeter, then find the increased area of triangle। ठीक है, तो भैया ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ बेस इनटू हाइट होता है ना, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो आपसे बोल रहा है कि उसका जो बेस है उसको 32% से हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, और उसका जो हाइट है उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं 18/11% से, 18/11% से, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि भैया ट्रायंगल के एरिया में जो इंक्रीज आ रहा है वो 324 स्क्वायर सेंटीमीटर का आ रहा है, तो आपसे इंक्रीज्ड एरिया पूछ रहा है, जो नया एरिया आया है वो आपसे पूछ रहा है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने बोला हाफ बेस इनटू हाइट जो होता है वो एरिया होता है, ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट एरिया होता है। हाफ तो दोनों जगह आएगा तो उसका कोई मतलब है नहीं, तो मैंने कहा 32% से इंक्रीज हो रहा है, और 18/11 का मतलब अभी अपन ने देखा था कि 18/11 का मतलब होता है 2/11, ठीक है, और ये डिक्रीज हो रहा है, ध्यान देगा ना, ये डिक्रीज हो रहा है और ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो मैंने कहा कि मान लेते हैं कि पहले जो बेस था वो 100 था, तो अब जो बेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, ठीक है। पहले जो बेस था वो 100 था, अब जो हो गया 132 हो गया। पहले जो हाइट थी वो 11 थी, अब जो हाइट है वो 2 से कम हो गई, तो वो कितनी हो गई सर, 9 हो गई, ठीक है। और यहां पर ये हमने इसका रेशियो ले लिया, यहां पर हमने इसका या इसको रेशियो ले लिया इसका, ठीक है। तो ये पहले का एरिया और ये बाद का एरिया, हमने इसका रेशियो ले लिया। अगर हम यहां पर देखें तो 11 से ये जाएगा कितनी बार, 12 बार, और 12 इंटू 9 कितना होता है, 108 होता है। 12 इंटू 9 कितना होता है, 108 होता है। यानी कि आपका पहले जो एरिया था वो इतना था और बाद का जो एरिया है वो इतना है। तो आपने साफ साफ देखा कि आपके एरिया में जो इंक्रीज आ रहा है वो 8 यूनिट का आ रहा है, बट आपसे कह रहे हैं कि 8 यूनिट का नहीं आ रहा, 324 का आ रहा है। तो यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू 324 है ना, 8 यूनिट की वैल्यू 324 है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो 40.5 होगी, ठीक है। वो कितनी होगी, 40.5 होगी, ठीक है। 8 यूनिट की वैल्यू 324 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 40.5 होगी। आपसे क्या बोल रहा है, इंक्रीज एरिया निकालो। इंक्रीज एरिया यानी 108 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इसमें आपको 40.5 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 40.5 मल्टीप्लाई करना है। तो 4374 जो है ये आपका सही जवाब आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। 108 इंटू 40.5 करोगे तो ये आ जाएगा 4374, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4374। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं यहां से, अगले सवाल पे आते हैं। इन ए क्यूबॉइड इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 63.63% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 41.2/3%, बाय हाउ मच परसेंट द हाइट शुड बी चेंज दैट द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां पर क्या करोगे, ध्यान से देखो, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रखना है, यानी कि पहले जो वॉल्यूम था वही वॉल्यूम बाद में होना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। और किसकी बात हो रही है, क्यूबॉइड की हो रही है। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो हमने बोला 63.63% से उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। 63.63 का मतलब हो गया आपका 7/11, ठीक है, और इंक्रीज कर रहे हैं तो ऐसा कुछ हो जाएगा। 41/2/3% का कितना हो जाएगा, 41/2/3% यानी 125, तो इसको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, 41/2/3%, 5/12 होना चाहिए मेरे ख्याल से, 125 हो गया ये, 125, और ये हो गया 3 इंटू 100, है ना, तो 25 से 5 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, 5/12 हो रहा है, ठीक है। तो ये 5/12 हो गया। तो हमें ये मालूम है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी कितनी है, 5/12, 5/12, और ये हमने क्या किया, ये हमने डिक्रीज किया, ये हमने डिक्रीज किया। तो हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि हमने लेंथ को इंक्रीज किया है और वो 7/11 से इंक्रीज किया है, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले जो लेंथ थी वो 7 थी, या सॉरी पहले जो लेंथ थी वो 11 थी, पहले जो लेंथ थी वो कितनी थी, 11 थी, तो अब 7 से इंक्रीज हो जाएगी, तो अब कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सर, और ब्रेथ को हमने डिक्रीज किया है कितना, 41/2/3%, 5/12 से हमने डिक्रीज किया, यानी कि पहले अगर ये 12 था, तो अब ये 5 से कम हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। पहले हाइट कितनी थी, h1 थी, सॉरी
हाँ पहले हाइट कितनी थी, h1 थी, अब जो हाइट है वो कितनी है, h2 है। ठीक है, वॉल्यूम सेम करने के लिए हाइट को कितने प्रतिशत का चेंज आना चाहिए ये आपसे पूछ रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर लिख दिया h1 अपॉन h2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 × 7 और यहाँ पर हो जाएगा 11 × 12, 6 से काटेंगे 3 और ये 2, तो 3 × 7 और ये हो जाएगा आपका 11 × 2, तो ये आ जाएगा 21/22। यानी कि पहले जो हाइट थी वो 21 थी, तो अब जो हाइट है वो 22 है। यानी कि यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो 1 यूनिट का आ रहा है। यानी कि हाइट 21 से 22 हो रही है, यानी 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। तो 1 का चेंज किस पर आ रहा है, 21 पर आ रहा है, इंटू 100 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 4.76%। तो यानी कि हाइट में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4.76% आ रहा है। ठीक है, पहले लेंथ कितनी थी, बाद में कितनी हो गई, पहले ब्रेथ कितनी थी, बाद में कितनी हो गई, हाइट में कितने % का चेंज आएगा जिससे कि वॉल्यूम जो है वो सेम रहे, ये आपसे इस सवाल में पूछा गया था। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको देखो। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ। चलो तो हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब सवाल क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 119.7% when its radius is increased, then find percentage change in total surface area of sphere, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पे जो फर्क पड़ेगा वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एक स्फीयर है, उसके वॉल्यूम में इंक्रीज आता है, कब आता है, जब हम उसके रेडियस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, आपसे टोटल सरफेस एरिया में कितने % का चेंज आएगा ये पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक अपन डिस्कशन कर लेते हैं कि जो स्फीयर होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात ये करते हैं कि सर जो वॉल्यूम होता है अगर वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है। मान लो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो 4/3 और पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो v जो है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है, r के ऊपर है, यानी कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r³ के ऊपर। उसी तरह से जो टोटल सरफेस एरिया है वो भी किस पर डिपेंड कर रहा है, भाई 4 और पाई तो कांस्टेंट है, यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया है आपका वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, r² के। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम का रेशियो आ गया तो इसका मतलब है कि हमारे पास r³ का रेशियो आ गया, और अगर हमारे पास r³ का रेशियो आ गया तो हम वहां से r का रेशियो निकाल लेंगे, कैसे, क्यूब रूट लेकर। ठीक है सर, और अगर हमारे पास r का रेशियो आ गया तो जैसे हमारे पास r का रेशियो है, ठीक है, तो हम अगर ये रेशियो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो किसका आ जाएगा, r² का आ जाएगा, और r² का अगर रेशियो आ गया इसका मतलब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमने बात करी कि सर यहां पर जो आपका वॉल्यूम है, जो आपका वॉल्यूम है उसका जो रेशियो है वो क्या आएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है 119.7% से, यानी कि पहले अगर वॉल्यूम 100 रहा होगा तो अब बाद में कितना हो जाएगा 219.7, इतना हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि सर अगर मैं यहां पर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 1000, और ये कितना हो जाएगा 2197, ये कितना हो जाएगा 2.2197। अब ये जो वॉल्यूम का रेशियो था यही रेशियो किसका होगा, r³ का होगा। ठीक है सर, तो अगर r³ का रेशियो आपके पास है तो आप क्या r का रेशियो निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इनका क्यूब रूट ले लो। तो जब आप इसका क्यूब रूट लोगे तो वो आ जाएगा 10, और जब आप इसका क्यूब रूट ले लोगे तो वो आ जाएगा आपका 13। वो कितना आ जाएगा 13। तो आपके पास में r का रेशियो आ गया। अब अगर आपके पास r का रेशियो आ गया तो आप ये बोल सकते हो कि r का रेशियो अगर 10 से 13 हो रहा है तो अब इसको दो बार लिख लो। जैसे हमने लेंथ का रेशियो लिखा, ब्रेथ का रेशियो लिखा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया का रेशियो आ जाएगा ना, वैसे ही था यहाँ पर। तो यहाँ पर r² का रेशियो कितना आ जाएगा 100 से 169। अगर r² का रेशियो आ चुका है इसका मतलब मेरे पास टोटल सरफेस एरिया का रेशियो आ चुका है कितना 100 से 169, यानी कि पहले टोटल सरफेस एरिया कितना था 100, अब कितना हो गया 169। तो कितने का चेंज आया 69 का, कितने पर आया 100 पर। इसका मतलब है कि 69% का क्या आ जाएगा
चेंज आ जाएगा, 69% का क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है, 69%। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? चलें आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 43% एंड when its height is reduced by 15.5 by 13%, है ना। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 43% when its height is reduced by 15.5 by 13%. Then find percentage change in curved surface area of सिलेंडर। ठीक है, तो एक सिलेंडर होता है, तो ये वाला जो एरिया होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, अगर इस कर्व सरफेस एरिया में ऊपर का और नीचे का एरिया जोड़ दोगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। बट अभी हमसे कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, यानी कि ये वाला एरिया पूछ रहा है। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक चीज को समझना है कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है जब उसके हाइट को हम इंक्रीज कर रहे हैं इतने से, यानी कि वॉल्यूम के बारे में भी जानकारी है और हाइट के बारे में भी जानकारी है। ठीक है, और पाई क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि यार वॉल्यूम अपॉन हाइट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर मिलेगा, और पाई तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि v अपॉन एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। यानी कि v अपॉन एच करोगे तो आपको आर स्क्वायर का रेशियो मिल जाएगा। v का रेशियो उसको डिवाइड करो h के रेशियो से, तो जो नया रेशियो आएगा वो आर स्क्वायर का रेशियो आएगा। तो आर स्क्वायर का अगर रेशियो आ गया तो वहां से आप r का रेशियो तो निकाल ही सकते हो। एक बार r का रेशियो आ गया, h का रेशियो तो आपके पास ऑलरेडी है, तो r इंटू एच करोगे तो क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, क्योंकि 2 पाई तो क्या है, कांस्टेंट है। जैसे यहां पर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कर्व सरफेस एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r इंटू एच के लिए। तो आप r के रेशियो को h के रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया रेशियो आएगा वो कर्व सरफेस एरिया का आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसको करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको कि वॉल्यूम को हाइट से डिवाइड करोगे तो रेशियो किस चीज का आएगा, आर स्क्वायर का, वहां से आर का रेशियो निकाल सकते हैं। आर का रेशियो एच का रेशियो मल्टीप्लाई करोगे तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि 2 और पाई कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 43%। तो हमने बोला वॉल्यूम अगर पहले 100 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा, अब 143 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाइट इज रिड्यूस्ड, अब हाइट को रिड्यूस किया है 15.5 by 13 से, तो ये 15.5 by 13% जो होता है ये कितना होता है, 2 by 13 होता है, और आपने इसको रिड्यूस किया है। यानी कि पहले अगर हाइट आपकी 13 रही होगी तो आपने इसको 2 यूनिट से रिड्यूस करके कितना कर दिया, 11 कर दिया। अब आपको मालूम है कि आप v को h से डिवाइड करोगे तो आपको रेशियो किसका मिल जाएगा, आर स्क्वायर का मिल जाएगा। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आप जाएगा आपका 100 by 13, और यहां पर आ जाएगा आपका कितना, 13 by 1, है ना, क्योंकि 143/11 करोगे तो 13 से ही चला जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां जो रेशियो आएगा वो 100:169 आ जाएगा। यानी कि आर स्क्वायर का रेशियो आपके पास कितना आ गया, 100:169 आ गया। तो अगर आर स्क्वायर का रेशियो आपके पास में 100:169 है तो जाहिर सी बात है कि आर का जो रेशियो होगा वो 10:13 होगा। अब आर का रेशियो आपके पास है, एच का रेशियो कितना है सर, एच का रेशियो आपके पास 13:11 था। तो अब आपको मालूम है कि अगर r इंटू एच कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। अब यहां पर अगर हम इसको देखेंगे तो 13 और 13 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी आमने सामने होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 10:11 हो जाएगा। यानी कि कोई चीज पहले 10 थी अब 11 हो गई, तो कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया। 1 का चेंज आया किस पर, 10 पर, इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 10%। ये आ जाएगा आपका कितना, 10%। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अगर आप इसको फॉर्मूले से करने जाओगे तो ये सवाल आपसे करते करते आपका पेपर ही निकल जाएगा। तो इस तरह के सवालों को इस तरह के अप्रोच के साथ में ही करना बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इस पे फोकस करो, अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये सवाल आ गया, इन ए विलेज 2 कंटेस्टेंट ए एंड बी आर कंटेस्टिंग इन एन इलेक्शन,
70% of the registered voters cast their votes in the election and A wins the election by 400 votes. Okay. If A had received 12.5% less votes, A's vote would have been equal to B's vote. How many registered voters are there in the village? अब यहां पर क्या हो रहा है कि ए और बी के बीच में चुनाव हो रहा है, ठीक है। जितने भी लोग एलिजिबल थे वोटिंग करने के लिए उसमें से 70% लोगों ने क्या किया है, वोटिंग की है, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि ए जो है वो 400 वोटों से जीत गया है, पहला जो केस था उसमें वो जीत गया था। अब अगर वो बोल रहा है कि अगर उसको 12.5% कम वोट मिले तो इस केस में ए को जो वोट मिल रहे हैं और बी को जो वोट मिल रहे हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि भैया कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्योंकि 70% लोगों ने वोटिंग की थी, ठीक है। ये कंडीशन यहां पर दी गई है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहां पर पकड़ना ये है कि भैया ए को अगर 12.5% वोट जो है वो कम मिले, सेकेंड केस में उसने बोला अगर कम मिले, तो मैंने मान लिया कि 12.5% जो होता है ना, 12.5% जो होता है वो 1/8 होता है। तो मैंने 8 को पकड़ लिया, मैंने मान लिया कि ए को जो वोट मिले थे पहले वो कितने थे, 8x थे। अगर ए को 8x वोट मिले थे तो ए तो जीता था पहले, कितने वोटों से जीता था, 400 वोटों से जीता था। यानी कि बी को कितने वोट मिले होंगे उस केस में, 800 माइनस 8x माइनस 400, ठीक है, 8x माइनस 400, ठीक है। तो ए को कितने वोट मिले, बी को कितने वोट मिले, समझ में आ गया। अब वो बोल रहा है सेकेंड केस में कि अगर उसे 12.5% वोट, अगर उसे 12.5% वोट कम मिले, ठीक है, 12.5% वोट कम मिले, तो 12.5% इसका मतलब 1/8 होता है, तो इसका 1/8 जो होता है वो x होगा, कम मिले तो ये हो जाएगा आपका 7x, ये हो जाएगा आपका 7x। अच्छा, यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है कि इनवैलिड हो गया, ऐसा कुछ तो है नहीं, तो यहां पर जितना टोटल होगा वही टोटल यहां पर भी होगा। तो मैंने कहा 8 और 8 16x माइनस 400, तो 16x माइनस 400 वोटिंग यहां भी होगी, यहां भी होगी। अब उसमें से 16x माइनस 400 में से 7x यहां पर पड़ा है, तो यहां पर कितना होगा, 9x माइनस 400। इस केस में सवाल के हिसाब से वो बोल रहा है कि जब इसे 12.5% वोट कम मिलेंगे तो इस केस में इन दोनों के जो वोट होंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर ये आपस में बराबर हो गया तो साफ साफ दिख रहा है आपको कि यहां से जो आपका 2x है वो 400 के बराबर है, x जो है वो आपका कितना है, 200 के बराबर। तो x अगर आपके पास 200 के बराबर है तो अब यहां पर पता क्या चलेगा कि भैया टोटल जो यहां पर वोटिंग हुई थी, टोटल जो वोटिंग यहां पर हुई थी, इसको टोटल करेंगे तो वो कितना आएगा, 16x माइनस 400, यही होगा, है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3200 माइनस 400 यानी कि 2800, यानी कि 2800 लोगों ने वोट किया था। बट 2800 लोगों ने जो वोट किया था वो एक्चुअली में सवाल के हिसाब से कितना है, 70% लोगों ने वोट किया था, यानी कि 70% की जो वैल्यू है वो आपके पास में 2800 है। तो आपसे बोल रहा है कि भैया 100% की वैल्यू निकालो, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास में 4000, वो कितना आ जाएगा आपके पास में 4000, ठीक है। बात समझ में आई। सबसे पहले हमने को पकड़ना यहां से था कि 12.5% हमें कम करना पड़ेगा आगे जाकर ए के वोट को। तो ए के वोट हम ऐसे कुछ मान लें जिसका 12.5% यानी कि 1/8 निकालना आसान हो। तो हमने मान लिया कि उसको 8x वोट मिले। अगर इसको 8x वोट मिले तो ये तो 400 वोटों से जीत गया था, तो इसमें से 400 कम करेंगे, इसके वोट आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से 1/8 इसका कम करके इसके वोट आ गए, और इसके टोटल में से जब ये 7x है तो ये कितना आ जाएगा, 9x माइनस 400 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ वोटिंग तो बराबर हुई है, ठीक है। अब इस केस में ये दोनों बराबर है, यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, पुट कर दिया, टोटल नंबर ऑफ वोटिंग निकाल ली। वोटिंग जो हुई थी वो 70% हुई थी, हमें निकालना था टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या, जो कि कितनी है, 4000 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। इन एन इलेक्शन A got 33 1/3% of the total number of votes polled, while B got 42 6/7% of the remaining votes. Okay, if A got 8000 votes more than B, then find the total number of votes polled. ठीक है, निकालना आसान है ये तो।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, ठीक है ना। और 42 6/7, 14 2/3 का ये 3 गुना है, यानी कि ये 1/7 का 3 गुना, यानी कि ये 3/7 है। तो ये जो चीज़ है ये आपका क्या है, ये 3/7 है, ठीक है, ये 3/7 है, ठीक है। तो हमने बोला कि सर हमारे पास में, मैं इसको लिख देता हूं नहीं तो आपको दिक्कत होगी, जैसे कि 33 1/3% का मतलब क्या है आपका 1/3 है, और 42 6/7% का मतलब क्या है आपका 3/7 है। तो हमने मान लिया कि 3 और 7 का जो एलसीएम होगा यानी कि 21, ये हमारे पास में आ गए टोटल वोटर्स, ठीक है। अब इसका हमने पहले क्या किया, इसका हमने 1/3 निकाला, तो कितना आ गया, 7 आ गया। इसका 1/3 निकाला तो कितना आ गया, 7 आ गया। ये किसको मिला भैया, ए को मिला है। 21 में से 7 गया तो बचेगा कितना, 14। इस 14 का 3/7 जो है वो बी को मिला है, तो 7 से जाएगा 2, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, तो ये किसको मिला है, ये बी को मिला है, ठीक है। अच्छा, ए को बी से 8000 वोट ज्यादा मिले, यानी कि 7 और 6 का अंतर, यानी एक की जो वैल्यू है वो 8000 है। अगर एक की वैल्यू 8000 है तो आपसे 21 की वैल्यू मांग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ऐसा कुछ। तो ये आ जाएगा आपका कितना, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, बताइए 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 भैया बताइए, कोई दिक्कत है आपको, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आ गया आपके पास, ठीक है, ये सवाल आ गया आपके पास। अब यहां पर आपसे क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी 3/5 ऑफ द टोटल वोटर्स प्रॉमिस टू वोट्स फॉर ए and 2/5 promised to vote for B. On the voting date, 20% of the voters went back on their promise to vote for A, and 15% of the voters went back on their promise to vote for B. Find the total number of voters if A wins by 800 votes. कैसे करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर 3/5 बोला है और 2/5 बोला है, तो मैंने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो हैं वो कितने हैं, 500, ठीक है, वो कितने हैं, 500, ठीक है सर। अब यहां पर ए को कितना बोला, ए को बोला इसका 3/5 यानी कि 300, और बी को कितना बोला, इसका 2/5 यानी कि कितना, 200। तो इतने लोगों ने वादा किया कि हम इस ए को इतना देंगे वोट और बी को इतना देंगे वोट। अब हुआ क्या कि भैया 20% लोग मुकर गए अपने जबान से भैया, तो 20% मतलब इसका 20% निकालेंगे, इसका 20% कितना होगा, 60, ये कम हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से कम होगा, ठीक है। और इसका कितना कम होगा, इसका 15% कम होगा, तो इसका 15% कितना हो गया, 30, ये कम होगा यहाँ से। बट ये जो कम होंगे वो क्या होंगे, इसको ना दे के इसको दे रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो चेंज आएगा वो माइनस का 30 आएगा, यानी कि इसका जो टोटल आएगा वो 270 आएगा, ठीक है। और यहां पर जो टोटल आएगा वो 30 का आएगा, यानी कि यहां जो आएगा टोटल वो 230 का आएगा। तो यानी ए को वोट मिले 270, बी को मिले 230, 270 और 230 का जो डिफरेंस है वो 40 है, और इस 40 की जो वैल्यू है वो सवाल में 800 है, वो सवाल में कितनी है, 800 है, यानी एक की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो आपसे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, यानी कि 500 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 2 × 5 करेंगे 10 आएगा, 2 और 1 3 0 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे आपके पास में, 10,000 आ जाएंगे, ठीक है। कितने आ जाएंगे भैया, 10,000 आ जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इससे अच्छा और शानदार अप्रोच इस सवाल को करने का नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, चलें, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूं इस सेशन में आपको मज़ा आया होगा, और इलेक्शन के अब कोई भी सवाल आपसे अगर पूछे जाएंगे तो वो आपसे बनेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस सेशन को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।